तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी एक ऐसे अजीब मुकदमे की कहानी है जिसे जिसने भी सुना या सुन रहा है उसे ही लग रहा है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। ये एक ऐसे मुकदमे की कहानी है जो एक माँ पिछले करीब 7 वर्षों से लड़ रही है। एक ऐसे मुकदमे की कहानी है जिसमें 3 अदालतें अब तक आ चुकी हैं। 3 अलग अलग अदालतों में यह मामला पहुंचा। एक ऐसे मुकदमे की कहानी है जिसमें पुलिस ने जांच की और पुलिस ने 4 अलग अलग अपने फैसले सुनाए। इन 4 फैसलों में 2 बार पुलिस ने एक बच्चे को मुर्दा करार दिया कि वो मर चुका है, बाकायदा डेथ सर्टिफिकेट कोर्ट के सामने रख दिया, और 2 बार उसी पुलिस ने कहा कि नहीं, वो बच्चा जिंदा है। फिलहाल इस मुकदमे की अगली तारीख जो है वो यही महीना है अक्टूबर का, 12 अक्टूबर को। अब उसमें क्या होगा ये तो 12 अक्टूबर को पता चलेगा, लेकिन कहानी अपने आप में बेहद हैरान करने वाली है। और ये कहानी शुरुआत से ही बहुत उलझी हुई है। कहानी की शुरुआत होती है 24 मई 2015 को। बिहार में एक जगह है गया। उस गया में एक लड़की रहा करती थी, मुन्नी देवी। 2015 से करीब 1.5 साल पहले मुन्नी देवी की शादी हुई। उसी गांव से थोड़ी दूर पर घर वालों ने शादी तय की थी। शादी के बाद मुन्नी देवी अपने पति के साथ ठीक ठाक अपने ससुराल वालों के साथ रह रही थी, लेकिन करीब 1.5 साल बीता था। मुन्नी देवी का पति एक रोज ससुराल आया अपने, यानी मुन्नी देवी के घर, और वो तारीख थी 24 मई 2015। मुन्नी देवी के घर के बाहर कुछ दूरी पर मुन्नी देवी के पति की लाश मिली। किसी ने कत्ल कर दिया था। अब इसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा। इस दौरान में मुन्नी देवी के ससुराल वालों ने, खासतौर पर मुन्नी देवी के ससुर ने, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि मेरे बेटे का कत्ल मेरी बहू और उसके घर वालों ने मिलकर किया। अब चूंकि एक बाप का कंप्लेंट, तो पुलिस ने और तो कोई तफ्तीश की नहीं। आनन फानन में मुन्नी देवी, उसके पिता और बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लगभग पूरे परिवार के जितने भी बालिग लोग थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें अदालत में भेजा गया। फिर अदालत से उनको जुडिशल कस्टडी में जेल भेज दिया गया। जब मुन्नी देवी गिरफ्तार हुई 24 मई 2015 को, तब उसका 5 महीने का एक बेटा था जो शादी के बाद पैदा हुआ था, और अभी सिर्फ 5 महीने का था, उसकी गोद में ही था। लेकिन अब मुन्नी देवी गिरफ्तार हो गई, और चूंकि बच्चे ने तो कोई जुर्म किया नहीं, तो अब एक बच्चे को उसकी माँ की गोद से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि कानून में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वो बच्चा अपनी माँ के साथ जेल में नहीं रह सकता था, ना पुलिस स्टेशन में रह सकता था। लिहाजा पुलिस ने 5 महीने के उस बच्चे को मुन्नी देवी से अलग कर, और चूंकि मुन्नी देवी का पूरा परिवार, माँ बाप भाई, इन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उस बच्चे को मुन्नी देवी के ससुर यानी बच्चे के दादा दादी के हवाले कर दिया गया। अब बच्चा अपने दादा दादी के पास है। उसकी माँ यानी मुन्नी देवी जेल जा चुकी है। अब वहाँ जाने के बाद अदालत की कार्रवाई शुरू होती है। मुन्नी देवी कई बार ज़मानत के लिए अर्जी डालती है, कहती है कि मुझे मेरे ससुराल वालों ने फंसाया, इस कत्ल से मेरा कोई लेना देना नहीं। और ऐसा कोई डायरेक्ट सबूत या एविडेंस भी नहीं था जिससे मुन्नी देवी के ऊपर एक पुख्ता केस तैयार हो सकता था। लेकिन कत्ल का मामला था, ज़मानत मिली नहीं। मुन्नी देवी ने इसके बाद लोअर कोर्ट से जब ज़मानत नहीं मिली तो पटना हाईकोर्ट पहुंची। 9 महीने के बाद 2016 में पटना हाईकोर्ट ने मुन्नी देवी को बेल दे दिया, जमानत। अब वो जमानत पर बाहर आई। बाहर आती ही एक माँ को सबसे पहले अपने बच्चे की चाहत थी। वो चाहती थी वो अपने बेटे को वापस पाए। अब वो ससुराल पहुंची सीधे। उसने कहा मेरा बेटा लौटा दो। बट ससुराल वाले ने जो कुछ बताया उसके बाद मुन्नी देवी के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि तुम मई में जेल गई थी, उसके बाद सितंबर में ही 3 महीने बाद डायरिया की वजह से तुम्हारे बेटे की मौत हो गई। अब ये सुनकर मुन्नी देवी पर पहाड़ टूट पड़ा। एक ही बेटा, उसकी मौत की खबर, पति का कत्ल हो चुका है, और उस कत्ल की तोहमत और दाग खुद पत्नी के ऊपर है। तो एक तरह से पूरी दुनिया ही लुट गई। मुन्नी देवी रोते बिलखते वापस अपने घर आती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, वो सब्र कर लेती है कि चलो शायद कुदरत ने यही उसके किस्मत में लिखा है
कि पति का सुख नहीं, बेटे का भी सुख नहीं। अब वो वापस आ जाती है। 15 के बाद अब लगभग 2 साल हो जाते हैं, 2017 आ जाता है। इसी दौरान मुन्नी देवी को अपने उसके जहाँ ससुराल में रहती थी, वहाँ कुछ आस पड़ोस के लोग थे जो उसके हमदर्द थे और जिन्हें भी लगता था कि मुन्नी देवी इतनी सीधी सादी है कि अपने पति का कत्ल नहीं कर सकती। तो उन कुछ पड़ोसियों से उसे खबर मिली, चूँकि ज़्यादा दूर था नहीं गांव ससुराल और मायके में, कि तुम्हारे ससुराल में एक बच्चा है जिसकी उम्र लगभग वही होती है अगर तुम्हारा बेटा जिंदा होता। शक्ल सूरत भी लगभग तुम लोगों पर गई है और उसके हंसने खेलने रोने की आवाज़ आती है। अब मुन्नी देवी को लगा कि शायद उनके परिवार में किसी का बच्चा आया होगा, लेकिन पड़ोसियों ने कई बार कहा कि हमने उसे खेलते देखा है। एक रोज़ रहा नहीं गया और मुन्नी देवी, चूँकि वो यकीन कर बैठी थी कि उसके बेटे की मौत हो चुकी है, वो अपने ससुराल पहुँचती है और चुपचाप कहीं छुप कर उस बच्चे को देख लेती है। बच्चे को देखते ही एक माँ का दिल कहता है कि ये उसी का बेटा है। शक्ल सूरत भी थोड़ी बहुत मिल रही थी, माँ बाप पे गई थी। मुन्नी देवी से रहा नहीं जाता, वो अपने सास ससुर से कहती है कि ये बेटा मेरा है, बट वो मना कर देते हैं, कहते नहीं हमारे रिश्तेदार का। वो ये भी नहीं बता पाते हैं कि किसका है। और लगभग उम्र वही जो मुन्नी देवी 5 महीने का जब सौंप कर गई थी, और ये 2017 है, लगभग 2 सवा 2 साल 2.5 साल का वो बच्चा था। और मुन्नी देवी का बच्चा होता तो इसी उम्र का होता। मुन्नी देवी को यकीन हो गया कि ये बेटा उसका है, ससुराल वाले उससे झूठ बोल रहे हैं। इसी के बाद अब मुन्नी देवी पुलिस के पास पहुंचती है और पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाती है अपने बच्चे की किडनैपिंग की, कि मेरा बेटा है, उसको किडनैप कर लिया मेरे ससुराल वालों ने, सब ने मिलकर उसको रखा हुआ है। पुलिस मुकदमा तो दर्ज करती है लेकिन गिरफ्तार नहीं करती किसी को। इसके बाद अब मुन्नी देवी अदालत पहुंच जाती है। वहां जाकर अदालत में वो एक अर्जी लगाती है कि एक मेरे बेटे को जबरन मेरे ससुराल वालों ने कब्जा कर रखा हुआ है। अब जब ये बात आई तो अदालत ने पुलिस से कहा कि इस मामले की जांच करो। पुलिस की टीम ने, एक सब इंस्पेक्टर था, उसको जांच सौंपा गया। उसने जांच की, घर पहुंचा, पड़ोसियों से बात की। तो जब पड़ोसियों से बात की तो उसके बाद उसने अपनी रिपोर्ट अदालत में दी। उसने कहा कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि वो बच्चा मर चुका है, लेकिन कुछ पड़ोसी और जो बाकी लोग हैं गांव के, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये बच्चा जिंदा है और यही है, लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है। अब यहाँ मुन्नी देवी को एक आस जगी कि शायद कुछ लोग जो कह रहे हैं जिंदा है तो उससे मामला उसके हक में जाएगा। लेकिन इसी बीच में अब पुलिस अफसर बदल गया, जांच अधिकारी बदल गया, दूसरा जांच अधिकारी आया। अदालत ने कहा पुख्ता रिपोर्ट दो। उसने कुछ दिन के बाद अदालत में जाकर रिपोर्ट दी और कहा कि मुन्नी देवी का वो बेटा नहीं है, वो मर चुका है, ये कोई और है। और उसके बच्चे की डेथ सर्टिफिकेट बाकायदा अदालत में जमा कर दी। अब जो वो डेथ सर्टिफिकेट था उसको देखा गया, वो पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का डेथ सर्टिफिकेट, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जो जारी करते हैं, तो उसी संस्था ने जारी किया था। इसके अलावा डेथ सर्टिफिकेट के साथ उस गांव के पंचायत का वो जो पेपर होता है उसके मृत्यु प्रमाण पत्र का, वो भी साथ में लगा दिया गया। अब जब कोर्ट के सामने एक बच्चे की डेथ सर्टिफिकेट को जमा किया गया तो फिर शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। अदालत ने कहा कि मुन्नी देवी आपका केस गलत है, आपका बच्चा वो नहीं है, वो मर चुका है, ये डेथ सर्टिफिकेट है, इसलिए इस केस को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस एक मुकदमे में एक बार एक पुलिस अफसर ने बच्चे को जिंदा माना पड़ोसियों के हिसाब से, दूसरे पुलिस अफसर ने उसको मुर्दा माना और डेथ सर्टिफिकेट कोर्ट में जमा कर दिया। केस ख़त्म हो गया। लेकिन मुन्नी देवी हारी नहीं। अब इसके बाद वो फैमिली कोर्ट में पहुंची। फैमिली कोर्ट में जाने के बाद उसने कहा कि मेरा बच्चा जिंदा है और मुझे लौटाया जाए। अब फैमिली कोर्ट के पास ये बात 2019 की है, 17 में पहली बार उसने मुकदमा किया। लगभग अब 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में अब करीब बच्चा जो है 4 साल का हो चुका है। फैमिली कोर्ट के पास बहुत ही लिमिटेड पावर होते हैं, बाकी कोर्ट के मुकाबले नहीं होते हैं। तो अब फैमिली कोर्ट में गए, वहाँ पे फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर दिया पुलिस को कि अपनी जांच कीजिए और हमें रिपोर्ट दीजिए। एसएसपी की तरफ से वहाँ पे एक इंस्पेक्टर को लगाया गया कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। अब एसएसपी ने अपनी रिपोर्ट इंस्पेक्टर के ज़रिए अदालत में पहुँचाया। तो उसने अपने रिपोर्ट में दिया कि ये बच्चा मर चुका है,
और ये इसका डेथ सर्टिफिकेट है जो हमने इससे पहले भी कोर्ट में जमा किया है, और साथ ही जो मुखिया जी हैं, गांव के सरपंच हैं, उनका भी ये मृत्यु प्रमाण पत्र है। तो इसलिए इसमें कोई गुंजाइश बचती नहीं है। अब फैमिली कोर्ट के पास भी जब डेथ सर्टिफिकेट आया तो फैमिली कोर्ट ने कहा कि इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए इस केस को वो आगे नहीं बढ़ सकते। और उन्होंने मुन्नी देवी से कहा कि आपको शायद गलतफहमी हुई, आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है। अब फैमिली कोर्ट से भी ये केस खत्म हो गया। अब इसके बाद मुन्नी देवी लगातार उस बेटे को भी देख रही है, वो बड़ा हो रहा है, उसकी शक्ल सूरत भी माँ बाप से मिल रही है, उसका दिल कह रहा है एक माँ का कि उसी का बेटा है, लेकिन यहाँ पे उसकी ही डेथ सर्टिफिकेट है। अब तक 3 बार ये हो चुका है कि बच्चा जिंदा भी है और मुर्दा भी है। अब वो क्या करे? इस दौरान में जो डेथ सर्टिफिकेट आजकल आता है उसमें QR कोड होता है, तो उस QR कोड के ऊपर भी आप जाकर करें तो उसी साइट पे जा रहा था जहाँ पे कि डेथ सर्टिफिकेट बनता है। अब समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब मुखिया से पूछा गया, कुछ लोग गए कि आपको कैसे पता आपने मृत्यु प्रमाण पत्र दिया, तो उन्होंने कहा कि आस पड़ोस के लोगों ने बताया था, वो लोग रो रहे थे और वो कागज़ लेकर आए थे, हमने साइन करके सब कुछ दे दिया। लाश देखी? उन्होंने कहा नहीं। अब किसी पड़ोसी ने उस बच्चे की मौत के बाद उसकी लाश नहीं देखी थी, न उसका अंतिम संस्कार देखा था। ये एक चीज़ थी जो मुन्नी देवी को पता चली कि अगर वो बच्चा मरा, उसकी डेथ हुई, तो कोई तो गवाह होगा, लेकिन किसी ने नहीं देखा। कुछ ने कहा कि वो अपने दूर के रिश्तेदार के पास रांची ले गए थे, वहीं मौत हुई, लेकिन ये बाद में कहानी आ रही, शुरुआत में आ नहीं रही है। अब मुन्नी देवी इधर ज़िंदगी मुश्किल में, पति का कत्ल का इल्ज़ाम सर पर, और एक आसरा, एक बेटा, उसको लेके ये कानूनी उलझन, लड़ाइयाँ, डेथ सर्टिफिकेट, लेकिन उसका दिल कह रहा है कि उसका बेटा जिंदा है और यही है। हिम्मत नहीं आ रही उसने। अब एक मां लोअर कोर्ट और फैमिली कोर्ट के बाद पटना हाई कोर्ट का रुख करती है। कुछ लोग उसकी मदद करते हैं। अब पटना हाई कोर्ट में मामला पहुंचता है। पटना हाई कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो SSP को कहा गया कि आप अपनी पूरी रिपोर्ट दीजिए। अब SSP ने अपनी पूरी रिपोर्ट दी तो उन्होंने भी दिखाया कि ये डेथ सर्टिफिकेट है, हम इसको चैलेंज कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो मुन्नी देवी के वकील थे, उन्होंने उस डेथ सर्टिफिकेट को लेकर इधर उधर दौड़ना शुरू किया, पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी और बाकी जगह की ये क्या है। तो एक जो एम्प्लॉय था वहां का, उसने उसको देख के कहा कि शायद ये फेक है, फर्जी है। लेकिन अब उस QR कोड के जरिए वकील ने यहाँ पे उन्होंने अपनी एक इन्वेस्टिगेशन की, जो कायदे से पुलिस को करना चाहिए था। तो जब QR कोड से देखा तो उसमें बाकायदा बच्चे का नाम और वो डेथ सर्टिफिकेट और डेट मौत की सब लिखा हुआ था। वकील साहब निराश हो गए कि शायद ये असली ही, अब इसका क्या करें। लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने ध्यान से देखा तो गौर किया कि जब वो QR कोड डालते हैं तो जिस वेबसाइट पे वो जा रहे हैं, वो वेबसाइट नहीं है जो पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है, ये उसके अलग कोई वेबसाइट है। बट ये QR कोड जब भी डालो तो एक दूसरे वेबसाइट पे ले जाता है। इसके बाद जब उन्होंने आगे तफ्तीश की तो पता चला कि वो वेबसाइट ही फेक है। QR कोड से असली वेबसाइट पे जाने के बजाय जब QR कोड ही फेक है, तो जो बनाते हैं, जो पैसे लेकर इस तरह के दस्तावेज बनाते हैं, उन्होंने बाकायदा कि QR कोड से आप जाओगे उस वेब पेज पे, तो उन्होंने बाकायदा वेबसाइट के पेज भी फेक बना रखे थे ताकि किसी को शक ना हो। अब जब ये वेबसाइट को लेकर वो पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा ये तो हमारा वेबसाइट नहीं है, और फिर उस QR कोड की भी असलियत खुल गई। इसके बाद वकील साहब ने ये रिपोर्ट पटना हाई कोर्ट में दी। अब पटना हाई कोर्ट में जब दी तो पटना हाई कोर्ट ने फिर इसके ऊपर कहा कि वो बच्चा कहाँ है जो घर में है, जो मुन्नी देवी का मान लेते हैं नहीं है, और पुलिस से कहा कि इतने वक्त के अंदर अंदर आप उस बच्चे को बरामद कीजिए। मुन्नी देवी के वकील ने कहा कि अब हमें बच्चे की सुरक्षा की भी मतलब एक डर सता रहा है। पटना हाई कोर्ट के कहने पर उस बच्चे को बरामद किया गया। उसको गया कि एक बाल विकास या चाइल्ड वेलफेयर होम में ले जाकर रखा गया, अदालत को बताया गया, और अब वो बच्चा बरामद हुआ है। उस बच्चे की उम्र इस वक्त करीब 7 साल हो गई है। मुन्नी देवी को जेल से बाहर आए हुए और इस मुकदमे को लड़ते हुए भी लगभग इतना ही वक्त हो गया है। अब पटना हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर की तारीख फिक्स की है इस केस की अगली सुनवाई को।
मुन्नी देवी को पहली बार उम्मीद है कि शायद 7 साल का इंतज़ार 12 अक्टूबर को ख़त्म हो जाए और उन्हें उनके बेटे से मुलाकात के लिए, मिलने के लिए इजाज़त मिल जाए। हालांकि कोर्ट ने अभी ऐसा कोई फरमान जारी नहीं किया, उसने सिर्फ एक तारीख दी है 12 अक्टूबर। अब बच्चा तो फिलहाल मुन्नी देवी के ससुराल वालों से निकाल कर एक चाइल्ड वेलफेयर होम में पुलिस की निगरानी में रख दिया गया है। अब अदालत को ये फैसला करना है कि ये बच्चा मुन्नी देवी का है, मुन्नी देवी को सौंपना चाहिए या फिर बच्चे के दादा दादी को उसको लौटाना चाहिए। और इन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बच्चा वाकई मुन्नी देवी का है, ये कैसे साबित होगा। अगर ससुराल वाले अड़े रहते हैं कि उनका बेटा नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है, तो उसके लिए फिर डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद ये तय हो जाएगा कि ये बच्चा किसका है, और उसी के बाद ये तय हो जाएगा कि ये बच्चा मुन्नी देवी को सौंपना है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए 12 अक्टूबर पटना हाई कोर्ट का वो फैसला आना है जिसका हर एक को इंतज़ार है। तो 7 महीने से एक माँ लगातार अपने ही बेटे को हासिल करने की एक जंग लड़ रही थी। 3 अदालतों से होते हुए अब वो पटना हाई कोर्ट तक पहुंची है और पटना हाई कोर्ट में अब सबकी नज़र 12 अक्टूबर के इस फैसले पर होगी। और 12 अक्टूबर को जो भी होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि इस मामले में क्या हुआ, क्योंकि ये एक माँ से जुड़ा हुआ मुकदमा है और एक माँ की ममता भी दांव पर है। और साथ ही साथ उसके ऊपर जो एक तोहमत लगी उसके पति के कत्ल का इल्ज़ाम, उस केस का भी क्या होगा मैंने तमाम लोगों से कहा है। तो जो अपडेट होगा अपने हस्बैंड के कत्ल के इल्ज़ाम में, वो चूँकि अभी बेल पर है, कि उसकी सच्चाई क्या, उसमें अदालत का क्या फ़ैसला आता है और उसके बेटे को लेकर क्या फ़ैसला आता है, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन कहानी ख़त्म करूं आज, एक किसी शख्स ने मेल लिखा था कि एक चीज़ बताएं, तो मैं उसकी आज एक जानकारी दे रहा हूं। इस दुनिया में बहुत सारे बदकिस्मत लोग हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बड़ा बदनसीब हूँ, लेकिन अगर रिकॉर्ड पे जाएं तो इस पूरी दुनिया में एक शख्स ऐसा है जिसे इस दुनिया का सबसे अनलकी शख्स, अनलकी मैन कहा गया है। और कहते हैं कि उससे बड़ा अभागा कोई नहीं है। और उसकी वजह यह है कि इस शख्स के ऊपर एक बार नहीं 3 बार बिजली गिरी थी, और 3 बार बिजली गिरने के बावजूद वो बचता है। और फिर जब वो मर जाता है तो फिर जिस जगह पे, जिस कब्र में उसको दफनाया जाता है, उस कब्र पर भी बिजली गिरती है। इस शख्स का नाम है वॉल्टर समरफोर्ड, ब्रिटेन का रहने वाला। 1918 में पहली बार एक हादसा होता है, 1918 में। तब वॉल्टर स्मार्ट फोर्ड है, ये सेना में था, एक सैनिक था। और जो 1980 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसमें ये जंग लड़ रहा था और इसकी तैनाती बेल्जियम में थी। एक दिन ये घुड़सवारी कर रहा था, बात 1918 की है। तभी अचानक मौसम ख़राब हुआ, ऊपर से बिजली गिरी और सीधे वॉल्टर समरफोर्ड के ऊपर गिरी। वॉल्टर समरफोर्ड का निचला हिस्सा बहुत सा जल गया और इसके बाद इसके शरीर में लकवा मार गया और वो कमर के नीचे का पूरा एक तरह से हिस्सा ही उसका बेकार हो गया था, लकवा मार गया था। इसके बाद उसे सेना ने भी जबरन बाहर कर दिया क्योंकि वो किसी काम का नहीं था। डॉक्टरों ने भी कहा कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन करिश्मा ये हुआ कि 6 महीने के अंदर अंदर वो पूरी तरह से फिट हो गया, ठीक हो गया और दौड़ने भागने लगा। लोग भी हैरान थे कि ऐसा कैसे हुआ। इसके बाद 6 साल बीत गया, 1918 के बाद 1924 आ गया। ठीक 6 साल के बाद जब पहली बिजली गिरी थी, तब समरफोर्ड के साथ एक दूसरी घटना हुई। ये कनाडा में था और कनाडा में मछली पकड़ने के लिए एक नदी के किनारे बैठा हुआ था। अचानक मौसम खराब हुआ और दोबारा इसके ऊपर बिजली गिरी। फिर बिजली गिरी, पेड़ के नीचे ये बैठा हुआ था और इस बार फिर इस बिजली से पहले बाईं तरफ लकवा मारा था शरीर पर निचले हिस्से, इस बार दाईं तरफ लकवा मारा और लगा कि अब ये फिर ठीक नहीं होगा। लेकिन कुछ महीनों में वो फिर से फिट हो गया। लोग फिर हैरान थे। ये दूसरी बार था और फिर उसकी ज़िंदगी बच गई। तो पहली बार 18 में, उसके ठीक 6 साल बाद दूसरी बार 1924 में, अब फिर 6 साल बीते। अब 1930 का दौर आ गया। फिर से एक बार समरफोर्ड पर एक बिजली गिरती है और इस बार वो एक पार्क में टहल रहा था। अचानक मौसम खराब हुआ और उसके बाद इसके ऊपर बिजली गिरी। बिजली गिरने के बाद वो फिर बीमार पड़ा। शरीर के कुछ हिस्सों ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन धीरे धीरे ठीक होने लगा। लेकिन फिर
इस बिजली गिरने के 2 साल के बाद 1932 में बिजली गिरी थी, बल्कि 1930 में, 1932 में समरफोर्ड की मौत हो गई। तीसरी बार जब बिजली गिरी उसके ठीक 2 साल के बाद मौत हो गई। 1932 में अब समरफोर्ड को दफना दिया गया कनाडा के ही वैंकूवर इलाके में। 6 साल फिर बीत गए। अब 32 थे, जब 1930 में बिजली गिरी थी उसके 6 साल के बाद 1936 का दौर आया। जिस जगह पे दफनाया गया था समरफोर्ड को, उस कब्र के ऊपर उसका नाम भी लिखा हुआ था। इत्तेफाक से ठीक 6 साल के बाद चौथी बार फिर बिजली गिरती है और इस बार उसके कब्र पर गिरती है। जो कब्र के ऊपर तमाम पत्थर थे, उसके नाम गुदा हुआ था, वो सारा टूट जाता है। तो जिंदगी भर जब वो रहा 6-6 साल करके 3 बार, 18 साल में 3 बार उसके ऊपर बिजली गिरी। और जब वो मर गया, जब वो जिंदा नहीं है, तो मरने के बाद भी बिजली ने पीछा नहीं छोड़ा और चौथी बार फिर उसके कब्र पर बिजली गिरी। तो इसी के बाद ये कहा गया कि शायद वॉल्टर समरफोर्ड इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान है। एक क्राइम तक फैमिली मेंबर ने कहा था कि इसकी डिटेल देने के लिए, तो ये थी वो पूरी कहानी। और वाकई ये अजीब कहानी है कि 1, 2, 3 और फिर 4, लेकिन कमाल देखिए कि हर बार 6-6 साल में, ठीक 6 साल में। अब इसे क्या कहेंगे, इत्तेफाक कहेंगे या इसके पीछे कुछ और कहेंगे, या फिर यही कहेंगे कि वो इतना बदकिस्मत था कि बिजली जीते जी तो छोड़िए, मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही। तो इस दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती रहती हैं। अब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला, आज अरनूर का, बल्कि अवनूर का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अवनूर। और ये मनदीप सिंह जी की बेटियां हैं, जर्मनी से हैं। काजल, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे काजल। और रोशन ने भेजा, उनकी सिस्टर हैं। संजय मिश्रा जी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे संजय मिश्रा जी। और ये श्रीधर मोहन के फादर इन लॉ हैं, ससुर हैं। साथ ही हिमानी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हिमानी जी। और निखिल तिवारी ने भेजा, उनकी वाइफ हैं, उत्तराखंड से हैं। टुक्कू का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे टुक्कू। और रेणु, सुरेंद्र और आयुष्मान ने भेजा है। इसके अलावा स्नेहल, इनका भी बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे स्नेहल। और योगेश कुमार ने भेजा, हालांकि इनका बर्थडे कल था 1 अक्टूबर को, तो बिलेटेड, बल्कि परसों था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। तृप्ति सिंह, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे तृप्ति जी। और ये विनय कुमार जी की पत्नी हैं और वानी सिंह इनकी बेटियां, उन्होंने भेजा है। नगमा आफरीन इमाम, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नगमा। और अमितांशु शेखर जी ने भेजा है। साथ ही मनप्रीत कौर के भाई साहब का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मनप्रीत जी आपके भाई साहब को, पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से। और आपने अपने कई मेल लिखे, लेकिन एक भी जगह अपने ब्रदर का आपने नाम नहीं लिखा। साथ ही निशु नागर और विवेक पाल, इन दोनों का भी जन्मदिन है, तो आप दोनों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशाल पाल ने भेजा है। तपन मजूमदार की होने वाली पत्नी का भी जन्मदिन है, और इन्होंने भी होने वाली वाइफ का नाम अभी शायद छुपा रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे कह दीजिएगा तपन जी। इसके अलावा सम्राट का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सम्राट, सोनू कुमार ने भेजा है। शायद साथ ही अख्तरुल हक, बल्कि अख्तरुल मलिक, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अख्तरुल। इसके अलावा जया चौबे, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जया चौबे। और जवाहर चौबे साहब ने भेजा है। इसके अलावा आतिफ इकबाल, इनका बर्थडे 1 को था, 1 अक्टूबर को, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आतिफ। साथ ही ऋषभ झा ने कहानी की फरमाइश की है। जरका खान, थैंक यू सो मच। और आपने सही कहा, कई लोगों ने कहा था वो कानपुर की स्टोरी कि अगर उसे किसी और से प्यार था तो वो शादी उसने क्यों की, कत्ल न करता। फिर तो जब आदमी जुर्म करता है तो ये चीज़ें नहीं सोचता है। हिमांशु राव ने कहानी की फरमाइश की है। दिनेश मौर्य, इसके अलावा अभिषेक बधान ने कहानी की फरमाइश की है। शाहनवाज आलम ने एक स्टोरी की फरमाइश की, और जकी अहमद मोहम्मद अफरोज आलम, थैंक यू सो मच अब तमाम लोगों का। आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।